स्टूडेंट्स, देखो आप सीए इंटर लॉ में नेक्स्ट अपन पोर्शन कर रहे हैं एमसीक्यूज। जो आईसीए ने केस स्टडी डाइजेस्ट दे रखा है जिसमें एमसीक्यू और केस स्टडीज दोनों वाले एमसीक्यू हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में भी तो देखो आपके क्या आएंगे, एमसीक्यू आएंगे। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही फायदा है। फर्स्ट एमसीक्यू है, रोमा ने 6 फ्रेंड्स के साथ मिलकर रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड बनाई। तो एक पब्लिक कंपनी है। एमसीक्यू का बेसिक है, कंपनी पब्लिक है, प्राइवेट है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है। ये सबसे पहला आपको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। उसी से ही आपको एग्जाम में कहते हैं इसमें काफी हेल्प मिलेगी और कई सारी गलतियां करने से बच जाओगे। तो पेड अप कैपिटल कंपनी की कहते हैं इसमें 30 लाख। ठीक है। कंपनी ने अप्रैल 2020 में देखा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का टर्नओवर क्या था, वेल बिलो 20 करोड़। अब आपको एडवाइस कहते हैं इसमें देनी है कि क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी है? नहीं। स्मॉल कंपनी आते देखो सेक्शन 2 क्लॉज 85, इसका डेटा क्लिक होना चाहिए। कौन सी कंपनी है? अदर देन पब्लिक कंपनी। पहला डेटा यही है। और ये कौन सी कंपनी हो गई? पब्लिक कंपनी। तो स्मॉल कंपनी कहते हैं इसमें कभी भी पब्लिक कंपनी तो हो ही नहीं सकती, वो तो हमेशा प्राइवेट होती है। तो ये कंपनी क्या नहीं है, स्मॉल कंपनी नहीं है, क्योंकि तो ये देखो लिखा है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी एप्लीकेबल है केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे। और ये कौन सी है? पब्लिक। दूसरा, अब जो कहते हैं इसमें लेटेस्ट डेटा आ गया जिसकी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितनी है? ₹4 करोड़। एंड टर्नओवर मैक्सिमम कितना है? ये भी मैक्स ही है, ₹40 करोड़। तो वो कंपनी कौन सी है? स्मॉल कंपनी। इसमें आंसर के लिए ध्यान रखना, कोई ना कोई वर्ड बोल्ड होगा आंसर वाला, तो आपको पीछे से मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला लेते हैं, अभिलाषा और अमृता ने इनकॉर्पोरेट किए नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब सेक्शन 8 कंपनी एनपीओ। चलो, वन ऑफ देयर फ्रेंड हैज इन्फॉर्म्ड देम दैट देयर कंपनी कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्मॉल कंपनी। सवाल ही नहीं है। स्मॉल कंपनी वो दो डेटा आ गया, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्मॉल कंपनी में हम एक्सक्लूड किसको कर रहे हैं? सबसे पहला सेक्शन 8 कंपनी को एक्सक्लूड करते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं होगी। सेकंड थिंग, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। और थर्ड थिंग, कंपनीज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। अब ये कौन सी कंपनी है? सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी क्या नहीं होती है? स्मॉल कंपनी नहीं होती। वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कैन नॉट बी बेस्ड अपॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, नमिता सिरामिक गुड्स लिमिटेड हैविंग 152 मेंबर्स, पब्लिक कंपनी है, वाज इनकॉर्पोरेटेड विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सिरामिक गुड्स, ग्लेज्ड, अनग्लेज्ड, पोर एंड वॉल टाइल्स। ठीक है। After 3 years of successful operation, it wants to diversify its business. Okay. तो इसके लिए अपने ऑब्जेक्ट लॉज को ऑल्टर करना चाहती है। देखो ऑब्जेक्ट लॉज को ऑल्टर करना है, इसने अमाउंट के भी यहाँ पे क्लासिफाइड नहीं किया है कि कितना अमाउंट यूटिलाइज हुआ, कितना अनयूटिलाइज। तो पोस्टल बैलेट की जरूरत नहीं है, सिंपल जनरल मीटिंग में क्या पास कर लो, ऐसा। तो आपका काम हो गया। ये ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए कहते हैं, इसमें आपका इस तरह से चेंज हो जाएगा, सेक्शन 13 आ जाएगा। ड्यू टू द मैनेजमेंट डिस्प्यूट, फ्लो राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुड नॉट होल्ड इट्स करंट एजीएम बाय द लेटेस्ट ड्यू डेट। इवन आफ्टर लैप्स ऑफ ड्यू डेट, इट सीम्ड rather impossible to convene AGM.
In such a green situation, one option available was to NCLT and seek direction for calling of AGM. बिल्कुल सही। अगर कंपनी ड्यू डेट पर एजीएम नहीं बुलाए या आरओसी जो टाइम एक्सटेंड कर सकता है उसमें भी ना बुलाए, तो फिर कहते हैं इसमें कोई भी मेंबर जाकर किसको अप्लाई कर देगा? ट्रिब्यूनल को। सर हमारी एजीएम तो बुला दो। सेक्शन 97, आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शन कौन सा एप्लीकेबल है? एनी मेंबर, एक सिंगल मेंबर भी अप्लाई कर सकता है। तो ये सेक्शन 97 से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुपम इनकॉर्पोरेटेड ओपीसी विद हिज सिस्टर अल्पना एज द नॉमिनी। ठीक है, ओपीसी में एक सोल मेंबर होगा और एक नॉमिनी होगा। About 3 years have passed satisfactorily. Anupam does a number of charitable works and is associated with 3 NGOs. His business under his OPC has also flourished. Now he is planning to convert the OPC into a Section 8 company. हो ही नहीं सकती। OPC कभी भी Section 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं होगी, पब्लिक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। अब तो कोई डेटा भी नहीं है। एनी टाइम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, कोई मैक्सिमम पेड अप कैपिटल की लिमिट नहीं है, कोई कहते हैं इसमें टर्नओवर की लिमिट नहीं है। तो ओपीसी किस में कन्वर्ट नहीं होगी? देयर इज स्पेसिफिक प्रोहिबिशन, ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं होती। एमसीक्यू का बेसिक प्रिंसिपल है, पहले आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखो तभी आएगी, सबसे पहला रिटन, आपने कहते जो भी थ्योरी है सुनने से काम नहीं होगा, भूल जाओगे। राइटिंग में कहते हैं इसमें उसको लिखा हो, नोट्स बनाए हुए आपके खुद के। फिर उसके बाद आईसीए ने इतने सारे क्वेश्चंस दिए, उनकी प्रैक्टिस कहते हैं इसमें करो। फिर 3 टाइम टोटल रिवाइज कर लो। लॉ में नंबर 60 प्लस ही आएंगे, अभी भी भर भर के आए थे। ऑलमोस्ट हर दूसरे बच्चे के कहते हैं इसमें लॉ में एग्जामिशन आई थी May 23 में। एक इशूइंग हाउस है, उसने एडवर्टाइजमेंट इशू किया 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में, लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट में। देखो प्राइवेट प्लेसमेंट है, इसका मतलब बंदे पहले से फिक्स है। तो सेक्शन 42 एंड रूल 14 वो साफ शब्दों में क्या कहता है? प्राइवेट प्लेसमेंट में आपने बंदे पहले से फिक्स कर लिए तो उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे देंगे? तो दे नहीं सकते। लेकिन इसने आगे कहते हैं इसमें किसको कनेक्ट किया, कब कहते हैं इसमें ये प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब है प्राइवेट प्लेसमेंट का कनेक्शन तो खत्म, वो तो बेवकूफ बना रहा था। तो ये आपका आ गया सेक्शन 25। कंपनी जो एडवर्टाइजमेंट देती है वो कब प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाता? अगर डाउट करने की एक भी वजह हुई तो प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। एक्स कंपनी ने देखने के बिहाफ पे वाई अलॉटी को अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया, लेकिन उससे पूरा पैसा नहीं लिया। वाई अलॉटी एक्स कंपनी को ही वापस रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर ओएफएस, और वो विद इन 6 मंथ्स में कर रहा है। या तो इसने पूरा पैसा नहीं लिया, या ये विद इन 6 मंथ्स में कहते हैं इसमें रीसेल कर रहा है। तो अब जो डॉक्यूमेंट इश्यू होगा वो क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस, क्योंकि वास्तव में एक्स कंपनी वाई के नाम पर अपने शेयर्स बेच रही है बिना कॉम्प्लायंस को पूरे किए। डाउट करने की एक भी वजह होगी तो प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा, और डाउट करने की एक भी वजह नहीं हो तो प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा। इसने क्या पूछा है? नॉट। ये जरूर ध्यान रखना क्वेश्चन में, इनकरेक्ट, करेक्ट। वो नॉट कह रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है, वरना गलतियां करोगे। तो यहां पर एडवर्टाइजमेंट विद इन 6 मंथ्स में दिया तो ये तो प्रोस्पेक्टस हो जाएगा। आपने पूरा पैसा नहीं दिया तो ये भी प्रोस्पेक्टस हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट 6 मंथ्स के बाद दिया गया और पूरा प्रोस्पेक्टस उसने पे कर दिया, अब ये प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा। तो आंसर ये हो गया। ये तो आईसीए का पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। Which of the following statement is, देखो फिर क्या पूछा है? नॉट ट्रू, अनट्रू स्टेटमेंट। शेयर्स पे अंडरराइटिंग कमीशन 5% ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये तो ट्रू है। सेक्शन 40 क्लॉज 6। अंडरराइटिंग कमीशन एओए की रेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी ट्रू है। डिबेंचर पे अंडरराइटिंग कमीशन 5% ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये फॉल्स है, क्योंकि डिबेंचर्स पे 2.5% से ज्यादा नहीं हो सकती। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, देखो वर्डिंग क्या है? कॉन्ट्रारी, मतलब एक तरह से वो सही नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट कंपनी दे सकती है, ट्रू। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए एसआर पास करना है, ट्रू। सेक्शन 42 पढ़ लेना। मिनिमम ऑफर पर पर्सन शुड हैव मार्केट वैल्यू ऑफ 20,000, फॉल्स। प्राइवेट
प्राइवेट प्लेसमेंट में कोई मिनिमम एप्लीकेशन मनी नहीं है। पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट दे सकती है, ट्रू। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी मेड बाय बोथ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। वो तो प्राइवेट मैच मेकिंग करते हैं, गलत। नेक्स्ट, सेल्फ प्रोस्पेक्टस कब तक वैलिड है? 1 ईयर। 1 ईयर स्टार्ट कब होगा? जिस दिन आपका फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज ओपन हो जाएगा। सेक्शन 31, तो आंसर सी। श्रीपद रिलीजियस पब्लिशर लिमिटेड हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ऑफ 20 lakh on 10th October 19 from the applicants who applied for allotment of shares in response to a private placement offer of securities made by company to them. Select the date जिस दिन कंपनी को अलॉटमेंट कर देना चाहिए, ये भी 42 है। जिस दिन पैसा मिला उसके विदिन 60 डेज में, पैसा कौन सी डेट को मिला है? 10th अक्टूबर प्लस 60 डेज आपको कहते हैं इसमें सिंपली करना है। तो 10th अक्टूबर, अक्टूबर 31 का है, तो 9 नवंबर 10 दिसंबर, सॉरी 9 नवंबर और 9 दिसंबर, तो आंसर आपका ये 60 डेज अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का टाइमिंग है। Being in need of further capital, Rimsky Cotton Silk Product Limited offered 50 lakh equity shares of 1:50 identified person of private placement. दे सकती है 200 per financial year each kind of securities excluding QIB and employees of ESO। ये प्राइवेट प्लेसमेंट का डेटा है। एक प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर भेजा गया। One of the applicant Rajan made a written complaint to the company highlighting the fact that the offer letter was incomplete as well as illegal as it did not contain renunciation clause। प्राइवेट प्लेसमेंट में बंदे फिक्स है, कोई रेनुंसिएशन क्लॉज नहीं होता, तो ये गलत कह रहा है। तो अब आपको बताना है प्राइवेट प्लेसमेंट में देखो प्रोहिबिशन है रेनुंसिएशन क्लॉज देने पे, पब्लिक इशू हुआ दे सकते थे। Innovative Tech Solution Limited intends to invite subscription for 1.10 crore equity shares of 10 each on private placement basis. Person identified as potential subscriber are within the statutory limit and also include 2 other categories to which such category limit is not applicable. One category employees of ESO, for other QIB qualified institutional buyer। ये तो बेचारा आसान था। QIB ध्यान रखना, QIB की फुल फॉर्म ये वाली है, क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल बायर्स नहीं होती, बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं। देखो मेहनत करो, बिना मेहनत के आपकी अच्छी स्कोरिंग नहीं होगी। लॉ के लिए कहते हैं इसमें आपको आराम से 60 से 70 के बीच में आसानी से दे सकती है, बस जो मैंने प्रैक्टिस का तरीका बताया वो आपका सही होना चाहिए। अब हमारे महानुभाव टीचर्स क्या करते हैं, कभी बोर्ड पर नहीं लिखते, बहुत कम टीचर्स बोर्ड पे पूरे नोट्स लिखवाते हैं और उसके बाद क्या कराते हैं, आपको ऐसे ये प्रोजेक्ट कर देंगे, आप उसको देखोगे समझ जाओगे सब कुछ ठीक है, लेकिन दिमाग में ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा। क्यों? उन्होंने राइटिंग्स के बिहाफ पर एक रिवीजन होता है वो कॉन्सेप्ट मिस कर दिया। ठीक है, अब आप एग्जाम में वो टीचर के नोट्स तो लेके नहीं जा सकते, इसका मतलब स्टोरेज कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पर वो मिसिंग होती है। मुझे बड़ा दुख होता है इंटर का जब बोथ ग्रुप का रिजल्ट 10-15% के आसपास आता है, बच्चे डफर थोड़ी ना जो 85 से 90% फेल हो रहे हैं, बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं, डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है। अगर डायरेक्शन प्रॉपर होगा तो नंबर क्यों नहीं आएंगे। और लॉ तो बहुत आसान पोर्शन है, आईसीए के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, रिटन नोट्स कैसे बनाओ, रिटन आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करो, नंबर अच्छे आएंगे। नेपच्यून मेटल्स टूल्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड हुई 2 दिसंबर 18, 25 सब्सक्राइबर ऑथराइज्ड कैपिटल ली है, चलो ठीक है। डायरेक्टर से एक डिलेमा में कि वो शेयर सर्टिफिकेट सब्सक्राइबर को फिजिकल फॉर्म में दे या डीमेटलाइज्ड फॉर्म। देखो वैसे तो कहते हैं इसमें एक रूल 9A आया है, वो कहता है कि शेयर सर्टिफिकेट अनलिस्टेड कंपनी है तो भी कौन से फॉर्म में आएगा, फिजिकल फॉर्म में नहीं आएगा, डीमेटलाइज्ड फॉर्म में आएगा, अनलिस्टेड कंपनी के लिए भी। तो देखो इसने कौन सा लिया है, डीमेटलाइज्ड फॉर्म में देना पड़ेगा। Amount that an unlisted public company is required to maintain as security deposit at all times। देखो जब आप डिपॉजिटरी के पास अप्लाई करते हो कि सर हमारी सिक्योरिटीज डीमेटलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ये दोनों ही क्वेश्चन रूल 9 नहीं कहते। ठीक है, तो डिपॉजिटरी को सबसे पहले एप्लीकेशन बनी जाती है, वो तो सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की।
उसके बाद एनुअल फीस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, शेयर्स को मेंटेन कर रहा है। 2 इयर्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ता है। तो कितने इयर्स का जमा कराना है? नॉट लेस देन 2 इयर्स फीस। Commission is permitted to be paid to underwriter in respect of offer of securities. देखो, अंडरराइटिंग कमीशन कब देनी है अंडरराइटर को? जब आप पब्लिक इश्यू ला रहे हो। अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहे हो या कहते हैं इसमें अपने ही बंदों को दे रहे हो तो अंडरराइटिंग कमीशन देने की जरूरत नहीं है। तो पब्लिक इश्यू के टाइम पर ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ कंपनी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एप्लीकेबल? देखो, ओएफएस, जिसमें कंपनी में शुरुआत में पैसा लगाने वाले बंदे अब कंपनी से अपनी सिक्योरिटीज बेच के बाहर निकल रहे हैं, तो ओएफएस में कभी भी कंपनी की सिक्योरिटी सेल नहीं हो रही है, उसकी शुरुआत वाले इन्वेस्टर्स, प्रमोटर, वेंचर कैपिटल फंड मेंबर्स की सिक्योरिटी सेल हो रही है। तो वहां ना तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए और ना ही कहते हैं इसमें कंपनी की कैपिटल में कोई चेंज होता है। तो सिंपल आंसर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन एप्लीकेबल नहीं है। Time limit within which a copy of contract for payment of underwriting commission is required to be delivered with registrar. जब प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन अपन सेक्शन 26 क्लॉज 4 में रजिस्ट्रार को करवाते हैं, तो उसी के साथ आपको अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी कहते हैं फाइल कर देनी चाहिए। शेयर्स इश्यूड बाय कंपनी टू डायरेक्टर और एम्प्लॉय एट अ डिस्काउंट, सो एट इक्विटी शेयर्स। आगे बढ़ो ही मत, सिंपल डेफिनेशन है। Articles of association of a private limited company state that company may issue preference share which will have preference with respect to payment of dividend only. देखो, प्रेफरेंस शेयर्स पर बेसिकली प्रेफरेंस कितनी होती है? 2, पर ये कितनी दे रहा है? 1। लेकिन एक्सेप्शनल केस में 1 प्रेफरेंस वाला प्रेफरेंस शेयर भी इशू किया जा सकता है। एक, गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल इशू करी, वहां एओए में प्रोविजन नहीं चाहिए। दूसरा, प्राइवेट कंपनी के अगर एओए में ऐसा कुछ लिखा हुआ, ये कौन सी कंपनी है? प्राइवेट, किसमें लिखा हुआ है? एओए में, तो क्या ये ऐसा प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है? बिल्कुल कोई इश्यू नहीं। नो नो नो, हट गया। यस गलत है, वो कह रहा है कि प्रेफरेंस होता है ये, डी। जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी हेड होनी है 30 अगस्त 2020। कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर पे 2018, 19 एज वेल एज 19, 20। सेक्शन 47, 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर से आपने प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड नहीं दिया, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को जनरल मीटिंग में क्या मिल जाएंगे? वोटिंग राइट्स। Where there is a change in the right of one class of shareholder that also affect the rights of another class of shareholder, section 48। अगर कंपनी शेयरहोल्डर्स के राइट को वेरी करना चाहती है तो उसे 3/4 शेयरहोल्डर्स ऑफ दैट क्लास की रिटर्न कंसेंट लेनी है या जनरल मीटिंग में एसआर पास करना है। एक कैटेगरी के शेयरहोल्डर्स के राइट्स में वेरिएशन से दूसरे कैटेगरी पे फर्क पड़ता है तो दूसरे की भी कंसेंट लेनी है, तो 3/4 की कंसेंट लो। राजेश इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, देखो कौन सी कंपनी है? इंफ्रा कंपनी है। वो प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना चाहती है एक्सीडिंग 20 इयर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बिल्कुल कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 30 इयर्स के लिए इंफ्रा प्रोजेक्ट में प्रेफरेंस शेयर्स दे सकती है। यस, कंपनी इरिडीमेबल, ये तो गलत है, इरिडीमेबल तो अलाउड ही नहीं है। कंपनी इश्यू कर सकती है सीजी की अप्रूवल, ये भी गलत है। कंपनी कैन इश्यू फिर इरिडीमेबल, इरिडीमेबल तो आज के टाइम में इश्यू नहीं होते, और ये सीधा कहना कर सकते हैं, बिल्कुल सही। एमसीक्यू में ध्यान रखना, कुछ नियर एमसीक्यू होते हैं, तो पहले जो बिल्कुल गलत है उनको हटा दो तो कंफ्यूजन कम बचेगा। इफ अ कंपनी हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 6 लाख, देखो ये क्वेश्चन पहले गलत आंसर दे रखा था, अब सही हो गया। ऑथराइज्ड कैपिटल है 6 लाख, पेड अप कैपिटल है 5 लाख, लोन है 2 लाख, जो किससे ले रखा है? स्टेट गवर्नमेंट से। चलो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी से कहती है सर हमारे लोन को किस में कन्वर्ट कर दो? शेयर्स में। तो इसका मतलब कंपनी को गवर्नमेंट का ऑर्डर तो फॉलो करना पड़ेगा, सेक्शन 62 का पार्ट है ये, राइट इश्यू का एक हिस्सा है। तो अब आपने कहते हैं इसमें 2 लाख के लोन को किस में कन्वर्ट कर दिया? इक्विटी में। तो इक्विटी पहले 5 लाख थी प्लस 2 लाख कितनी होगी? 7 लाख। ऑथराइज कितनी है? 6 लाख। तो ऑथराइज बढ़ाओ, सब्सक्राइब बढ़ाओ, पेड अप बढ़ाओ, तो आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। पहले इन्होंने आंसर इसका केवल सी दे रखा था, अब सुधारा है।
कंपनी बॉट बैक 10% ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अगस्त 2020। दो बायबैक में मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? 15 मंथ्स। सॉरी 15 मंथ्स गलत बोल दिया, 12 मंथ्स का। 15 मंथ्स अलग जगह अपन डेटा लेंगे। दो एजीएम में मैक्सिमम गैप 15 मंथ्स का है, तो दो बायबैक में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? 12 मंथ्स का। तो कंपनी ने अगस्त 2020 में बायबैक किया, अब सितंबर 2020 में वो फिर से बायबैक करना चाहती है, कोई इश्यू नहीं। नहीं 2020 इश्यू है, तो एक महीने में कर दिए, नहीं कर सकती। मिनिमम गैप 12 मंथ्स का होना चाहिए। स्वागत हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लास्ट 2 installment of term loan availed from National Commercial Bank. On 30th September 19, they cleared all the dues by repaying it. When can it issue equity shares with DVR? बढ़िया क्वेश्चन। रूल 4। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आ गया कईयों का गलत होगा, क्योंकि इसका डेटा क्या है कि जिस दिन आपने डिफॉल्ट गुड की, पहले उसका लैप्स मतलब एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होगा, फिर उसके बाद लैप्स ऑफ 5 इयर्स होंगे। नाउ इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर कैन बी इश्यूड। अब आप इश्यू कर सकते हो। तो देखो आपने गुड कब किया? 30 सितंबर 19। तो 30 सितंबर 19, ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 20 प्लस 5 इयर्स मतलब 31 मार्च 25। इसके बाद आप डीवीआर वाली इक्विटी इश्यू कर सकते हो। देखो लैंग्वेज क्या है? Upon expiry of 5 years from the end of financial year in which the default was made good। ये तो आसान दे दिए इन्होंने, 5 दे दिया, 5 याद करने से काम हो जाएगा। डेट दे देते तो इसमें भी कई बच्चे गलती कर देते हैं। राधा ओरिजिनल अलॉटेड 2000 इक्विटी शेयर्स in मूर्ति मैकेनिकल टॉयज प्राइवेट लिमिटेड हैज ट्रांसफर द सेम टू रुचि। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सबमिट की गई 21 अगस्त 2020। ड्यूली स्टैम्प साइंड बाय राधा एंड हैंडेड ओवर टू रुचि। रुचि को ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर शेयर सर्टिफिकेट कब तक कंपनी को दे देनी चाहिए? देखो दो डेटा है, 60 डेज में आप कंपनी को सबमिट कर दो, फिर कंपनी 30 डेज में उसे क्या करेगी? रजिस्टर, नहीं तो फिर ट्रांसफर ट्रिब्यूनल के पास चला जाएगा। अब इसने पूछा है कंपनी को कब तक सबमिट करनी है, तो 21 अगस्त प्लस 60 डेज सबमिशन है। ये नहीं पूछा शेयर सर्टिफिकेट कब तक इश्यू होगा। तो 21 अगस्त में 60 डेज जोड़ दो, पहले अगस्त 31 का है तो इसका मतलब सितंबर 20, फिर प्लस 30 डेज और ले आओ तो आपका अक्टूबर 20, तो आंसर अक्टूबर 20। श्रीम लक्ष्मी ज्वेलरी स्टोर प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट वे 27 अगस्त 2020। 30% थे सब्सक्राइबर टू एमओए, ऑथराइज कैपिटल ये है 1 ईच इन्होंने लिया है, सब्सक्राइबर्स ने 1 लाख शेयर सब्सक्राइब किए। कंपनी को कौन सी डेट को शेयर सर्टिफिकेट दे देना चाहिए? देखो शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने की जो डेट कहते हैं इसमें दे रखी है वो अलग अलग है। सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए को डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से विद इन 60 डेज में आपको क्या दे देना चाहिए? शेयर सर्टिफिकेट। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से विद इन 60 डेज। इसमें दे दो। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सी है? 27 अगस्त 2020। अभी अपन ने अगस्त वाला मामला लिया था तो 26 अक्टूबर 2020 का। इसने 26 नहीं दिया, 27 मान लो, पर एक दिन इन्होंने ज्यादा। अच्छा हाँ विद इन 60 डेज है तो वैसे तो वही होना चाहिए था, या 2 मंथ्स कह तो एक ही बात है। केसी का ओरिजिनल अलॉटी एंड ऑनर ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच इन मॉडर्न बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड। ये अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहती है अपनी छोटी बहन को गिफ्ट में। उसने ट्रांसफर डेट सबमिट कर दी, कौन सी डेट को? 17 जुलाई 2020। अब 17 जुलाई 2020 से कंपनी को 30 डेज में क्या दे देना चाहिए? उस ट्रांसफर को रजिस्टर करके नया शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन कंपनी ने उसको 1 मंथ में कोई रिप्लाई नहीं दिया,
और नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भी नहीं भेजा, तो गलती किसकी है? कंपनी की। अब हमने किसको अप्लाई कर दिया? ट्रिब्यूनल को। तो अब आपको बताना है कि ट्रिब्यूनल को अप्लाई कौन करेगा। ध्यान रख लेना, सेक्शन 56 में जो ट्रांसफर वाला कनेक्शन है वहां साफ शब्दों में लिखा हुआ है केवल ट्रांसफरी अप्लाई करेगा। तो अप्लाई कौन करेगा? ट्रांसफरी। और ट्रांसफरी कौन है? वंशिका, क्योंकि केसिका अपने शेयर्स उसको ट्रांसफर कर रही है। Manita Watches Limited has proposed to issue sweat equity shares to 5 of its employees for value addition made by them in a term of economic benefits. चलो ठीक है। Period for which employee who have been allotted shares cannot transfer. अच्छा तो लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड on sweat equity shares maximum 3 years है। तो जिस दिन अलॉटमेंट हुआ उसके 3 इयर्स तक ही आप उसको लॉक इन कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। पृथ्वी सीमेंट्स लिमिटेड इज डिजायर्स ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स कैरिंग वोटिंग राइट, कर ही नहीं सकते, प्रोहिबिशन है, क्योंकि डिबेंचर्स पे वोटिंग राइट दे दिए तो फिर इक्विटी शेयर्स कौन खरीदेगा? तो ये कैन नॉट इश्यू। While making an application to tribunal for seeking its confirmation in respect of extinguishing the liability of 3 per equity shares, Section 66, reduction of capital. Medhavi Publisher Limited has to file a certificate along with application that accounting treatment proposed by it for such reduction of share capital is conformity with the accounting standard specified in prescribed section. आपको बताना है who can issue such certificate. ये तो सिंपल सा लॉजिक है, ऑडिटर ही करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉम्प्लायंस होने के बारे में तो ऑडिटर ही बताता है। A reserve account that shall not be used by company for any purpose other than repayment of deposits. देखो वर्ड डिपॉजिट्स है, तो डीआरआर की फुल फॉर्म डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के साथ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व भी होती है। तो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व नॉर्मली डिपॉजिट्स किससे कहते हैं इसमें जल्दी रीपे नहीं होने चाहिए? 6 मंथ्स। रूल 3 डिपॉजिट्स में चले जाना। भूमि रियल एस्टेट डेवलपर लिमिटेड हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर, देयर इज नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ सच डिपॉजिट ऑन देयर मैच्योरिटी, स्टैट्यूटरी अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड बाय कंपनी ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर। ये तो डीआरआर है काम, सेक्शन 73 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी। कम से कम डीआरआर अकाउंट का बैलेंस कितना होना चाहिए? नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को जो डिपॉजिट्स मैच्योर होंगे उसका मिनिमम 20%। सिंपल। A limited company is accepting deposits of various tenure from its member from time to time. Current register of deposits maintained at its register office is complete. Mandatory minimum period जब तक ये रजिस्टर को मेंटेन करना है 8 years, जिस दिन एंट्री की। देखो दो डेटा है, एक परमानेंट होता है और एक कहते हैं इसमें 8 years। तो डिपॉजिट जिस दिन रीपे कर दे और उसके बाद नहीं लिए तो उसे 8 years तक मेंटेन करो। रजिस्टर ऑफ मेंबर होता, रजिस्टर ऑफ चार्जेस होता है, परमानेंट वाले थे। ड्रीम वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स वर्थ 50 लाख फ्रॉम पब्लिक ऑन 1 अप्रैल 19 फॉर अ पीरियड ऑफ 24 months। चलो कोई दिक्कत नहीं। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स वुड बी मेड ऑन 31 मार्च 21, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। वन ऑफ द डिपॉजिटर Mr. Aman requested the company on 1st June 2020 for premature repayment of his deposits। देखो आपने लिए कब थे? 1 अप्रैल 19। अब वो कंपनी को अप्लाई कब कर रहा है? 1 जून 2020। तो इसका मतलब 14 मंथ्स के बाद। तो रूल 15 के दो एंगल है। वो कह रहा है जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाता, क्योंकि ये 6 मंथ्स और मोर वाले हैं, उसमें 1% का कट लग जाएगा। वैसे तो ये नवंबर 22 में है, आईसीए ने कहा इसको हटा दो, हटाने की जरूरत नहीं है। सिंपल, अगर 6 मंथ से 12 मंथ्स के बीच में कोई भी टाइमिंग होगी तो उसको राउंड ऑफ करके 1 ईयर मानो, और 6 मंथ से ऊपर हो जाए तो मतलब 1 ईयर से ऊपर हो जाए तो जितना टाइम है उतना कंसीडर कर लो। तो सिंपल कितने थे वो? 14 मंथ्स, 14 मंथ्स, उसमें 1% का कट लग जाएगा। आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, लेकिन ये पार्शियली सिक्योर्ड है। पार्शियली सिक्योर्ड डिपॉजिट इक्विवेलेंट टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स।
या तो डिपॉजिट अनसिक्योर्ड इश्यू करो, अगर सिक्योर्ड बनाए तो 100% बनाओ उसका जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, वरना वो क्या हो जाएंगे अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स। व्हाट इज मैक्सिमम टेन्योर फॉर व्हिच अ कंपनी कैन एक्सेप्ट अ रिन्यू डिपॉजिट? 36 मंथ्स। ये भी वो रूल 3 में गिवन है, मिनिमम 6 मंथ्स, उसका एक्सेप्शन होता है, वहां 3 मंथ्स है, वो अगर आप अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स औकात के 10% तक ले रहे हो, और मैक्सिमम 36 मंथ्स। रुचिता wants to renew a deposit of 5 lakh with Cable Construction Limited before the expiry of original period। ये भी रूल 15 का सेकंड पार्ट है। अगर आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट लेने के लिए जो पहले वाले डिपॉजिट्स थे उसको नए वाले डिपॉजिट में कहते हैं इसमें रिन्यू करना चाहते हो, तो रिन्यूअल हमेशा पहले वाले डिपॉजिट्स का जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है उससे लॉन्गर टाइम के लिए होना चाहिए। Any person acquiring property on which charge is registered under section 77 shall deem to have notice of charge thereof, section 80। जिस दिन चार्ज का रजिस्ट्रेशन हुआ उसी दिन से उसकी नॉलेज सबको मानी जाती है, चाहे वास्तव में आपको है नहीं, वो आपकी समस्या है। ये तो देखो आपकी किसकी डेफिनेशन आ गई चार्ज की, 2 क्लॉज 16। चार्ज, जब कोई कंपनी अपनी एसेट्स की सिक्योरिटी पे लोन लेती है तो डेटर कंपनी के ऊपर क्या आ गई लायबिलिटी, और क्रेडिटर क्या क्या हो गया वो राइट, इंटरेस्ट या लियन। अ चार्ज नॉट क्रिएटेड बाय सिग्नस सॉफ्टवेयर लिमिटेड ऑन इट्स ऑफिस प्रीमाइसेस, ऑफिस प्रीमाइसेस मतलब कौन सा चार्ज है, फिक्स चार्ज। ये 1 करोड़ का लोन लेना चाहती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज एग्जीक्यूट हो गई 16 Feb 19 इनएडवर्टेंटली बियॉन्ड द कंट्रोल, company could not get the charge registered with the consent registrar of company within first statutory period। देखो सेकंड 11/18 के बाद जो चार्ज कहते हैं इसमें क्रिएट होता है वो 30 + 30 + 60 फीस, एडिशनल फीस, एड वैलोरम फीस, इसके भी आप पे रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। कंपनी को कहते हैं इसमें चार्ज कब तक रजिस्टर करवा लेना चाहिए जिससे उसको एड वैलोरम फीस ना देनी पड़े, तो 30 + 30। अब चार्ज क्रिएट कब हुआ है, 2 Feb 19, ठीक है। ये लीप ईयर तो है नहीं, तो फेब कितने टाइम का है 28, तो फेब के एक तरह से आप कितने डेज मान लो, कहते हैं इसमें 12 मान लो, ठीक है। मार्च के कितने मान लो 31, 12 और 31 कहते हैं इसमें कितने हो गए 43। अप्रैल के 17, क्योंकि 30 + 30 मतलब 60 डेज, तो यहां तक तो रजिस्ट्रेशन करवा ही लेना चाहिए, वरना फिर +16 पहुंच जाओगे और एड वैलोरम फीस देनी पड़ेगी। Which one of the following transaction require the passing of OR? देखो 4 है, all of the above दिए नहीं, तो 3 तो SR वाले हैं, BR वाले होंगे, ये SR, ये SR, ये SR। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैंने और भी वीडियो ऐड कर रखे हैं, कुछ वो BSI वाले नाम से ऐड कर रखे हैं और कुछ मेरे खुद के YouTube चैनल पर, तो उनको कंप्लीट भी देख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ये OR रिजोल्यूशन शैल बी SR ये ज्यादातर कहते हैं इसमें बच्चे नहीं जानते। इंडिया लेवल पर टीचर्स बच्चों से कहते हैं सर OR का मतलब सिंपल मेजॉरिटी, चलो ठीक है, SR का मतलब 75%, गलत कॉन्सेप्ट। वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन जब एक्सीड कर जाए वोट्स कास्ट अगेंस्ट, तो अगर अगेंस्ट के कंपैरिजन में फेवर वाले एक्सीड कर जाते हैं तो वो है OR, और अगर फेवर वाले नॉट लेस देन 3 टाइम्स हो जाते हैं तो वो है SR। ये सेक्शन 114 गूगल करके पढ़ के देख लेना, सिंपल डेटा है। Every listed company shall file with registrar a copy of report on each AGM, section 121। ROC आती वैसे तुक्का मारा करो, within 30 days, मोस्टली ROC के साथ फाइलिंग 30 डेज है, 30 डेज याद ही मत करो, जहां 30 नहीं है उसको याद करो। तो सेक्शन 121 फॉर्म MGT 15 within 30 days। AGM shall be called by giving 21 clear days notice, however it can be called by giving shorter notice। देखो कई बार एजेंसी की वजह से लेस देन 21 डेज की AGM होती है, तो उसके लिए 95% मेंबर्स की कंसेंट होनी चाहिए।
डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड शुड बी पेड विद इन, डिविडेंड की पेमेंट 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, सेक्शन 127। ना पे किया तो फिर पेनल्टी लगेगी। Which of the following amount need not to be credited to investors education and protection fund? 125 यूडी अकाउंट वाला करना है, मैच्योर डिपॉजिट्स करना है, मैच्योर डिबेंचर्स करना है, ये नहीं करना। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर एनी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कोई फिक्स लिमिट नहीं है, मर्जी है जितना आप कहते हैं इसमें क्या कर सकते हो, रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। 123 Authorized and paid up capital of Avantika Ayurvedic Products Limited is 50 lakh divided into 5 lakh equity shares of 10 each. AGM held with 24 September 19. Company declared a dividend of rupees 2 per share by passing ordinary resolution. बिल्कुल सही। Mention the latest date by which amount of dividend must be deposited in separate bank account. ये section 123 clause 4 within 5 days। पर अगर ये आ जाता ना कि कंपनी ने टाइमली डिविडेंड की पेमेंट नहीं की, अब यूडी अकाउंट में कब तक जाएगा, तो सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग 30 डेज जो खत्म हो गए डिविडेंड डिक्लेयर होने से प्लस 7 डेज होता। डायरेक्टर ऑफ सिल्वर टन सॉल्यूशन लिमिटेड प्रपोज डिविडेंड एट द रेट 18% ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। चलो ठीक है। सेम वाज अप्रूव्ड एट एजीएम हेल्ड ऑन 30 September 19। जगन वाज होल्डर ऑफ 2000 इक्विटी शेयर्स ऑन 31 March 2019, लेकिन उसने शेयर्स किसको ट्रांसफर कर दिए, राजीव को 8 August 19। कंपनी ने राजीव के फेयर में रजिस्ट्रेशन कब कर लिया, 25 September 19। डिविडेंड कब अप्रूव हुआ एजीएम में, 30 September। उससे पहले कौन रजिस्टर्ड हो गया, राजीव। तो डिविडेंड किसको मिलेगा, राजीव को। लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। अच्छा पेंडिंग है 126, पैसा कहां पहुंचा दो, यूडी अकाउंट। और अगर ट्रांसफर डायरेक्शन दे दे सर डिविडेंड ट्रांसफर को दे दो, तो यूडी अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ जिप राइट्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड विश टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2018। ठीक है। कंपनी हैज इनकर्ड लॉस। देखो डिविडेंड कौन सा है, इंटरिम। कंपनी ने लॉस उठाया, तो पिछले 3 सालों में जो आपने कहते हैं डिविडेंड डिक्लेयर किया उसकी एवरेज से ज्यादा नहीं दे सकते। तो पिछले 3 साल मतलब ऐसे चलो 1 2 3 1 2 3, तो 9 + 12 कितने हुए, 21 + 11 32 डिवाइडेड बाय 3। सही हो गया ना। अच्छा ये डेटा अपन ने गलत ले लिया, ये है पिछले 3, ऐसे चलना। 1 वो इधर डिवाइड हो गया 2 3, 12 + 11 23 + 10 33 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 11%। अगर लॉस है तो लास्ट 3 इयर्स की एवरेज से ज्यादा नहीं दे सकते, और लॉस नहीं होता तो मर्जी जितना दो। सीएसआर कमेटी सेक्शन 135 कितनों से बनेगी, मिनिमम 3 डायरेक्टर जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए अगर कंपनी के पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। डी सीएसआर के प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, देखो सबसे पहला जिसकी नेटवर्थ कहते हैं इसमें कितनी है, ये तो टर्नओवर है 500 करोड़ और मोर, 135 क्लॉज 1 कहता है। जिसका टर्नओवर कितना है 1000 करोड़ और मोर, जिसके कहते हैं इसमें नेट प्रॉफिट कितने हैं 5 करोड़ और मोर जस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तीनों में से एक कंडीशन पूरी होगी तो आपको सीएसआर कमेटी बनानी है। तो नेटवर्क तो देखो हुई नहीं तो ये छोड़ दो, टर्नओवर हो गया, नेट प्रॉफिट हुए नहीं, लोन डिपॉजिट्स का कनेक्शन ये 135 क्लॉज 1 में। ओपीसी सेल फाइल अ कॉपी ऑफ ड्यूली अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू रजिस्ट्रार विद इन देखो 137, तो ओपीसी एजीएम तो बुलाती नहीं, तो जिस दिन उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 180 डेज में फाइल कर देगी। रेनमा formed and occupied the office of director in रेम स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड which deals in manufacturing। ठीक है,
REMA noticed a change provision which mandates that from the financial year 2021 an OPC shall file its return in MGT 7A. बिल्कुल सही है. REMA is also one of the director in another company which too is required to file its. अच्छा MGT 7A देखो MGT 7A ये स्मॉल कंपनी NOPC के लिए बना हुआ है. इसमें क्या होता है फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. अगर नॉर्मल कंपनी होती तो MGT 7 में फाइल करना था सेक्शन 92. Ayush Power Limited has reported a net profit of 6 crore, 7.5 crore and 3 crore for the financial year ended on March 17, 18, 19. तो 19 में तो कम है. Board report of the company for the year ended 31st March 2020 did not disclose the composition of CSR committee. On the ground कि कंपनी को CSR कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेट प्रॉफिट कहते हैं इसमें लेस देन स्टैट्यूटरी लिमिट. देखो अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से आपकी कंडीशन पूरी नहीं होती तो आपको सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं थी, पर अभी 3 इयर्स तो पूरे ही नहीं हुए. इन्होंने देखो क्या किया होशियारी में, ये डेटा तो देख लिया. मैंने अभी बोला था ना 135 क्लॉज 1 के लिए हम किसको फॉलो करते हैं, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. तो इन्होंने केवल इमीडिएट से सॉल्व कर दिया. अरे आपके 6 करोड़ थे उस समय सीएसआर कमेटी बन गई थी, इन्होंने सीधा सॉल्व कर दिया. तो ये कह रहा है हाँ कंपनी ने नहीं बनाई कोई इश्यू नहीं क्योंकि पिछले साल में कंपनी के नेट प्रॉफिट कितने नहीं थे, ये 5 करोड़ नहीं थे. डायरेक्ट सॉल्यूशन है, गलत है वैसे. During the half year ended September 19, Board of Directors of Vidyut Manufacturing Limited has made an application to tribunal for revision of account of company for the financial year ended as on March 17. During the year ended March 2020, BOD has again made, देखो section 131, आप पिछले 3 इयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर सकते हो, रिवाइज करवा सकते हो, लेकिन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर. ये 2 डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेशन दी गई है. देखो एमसीक्यू पढ़ के. तो 2 डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में दिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. Adani Enterprise Limited has its shares listed on recognized stock exchange. During the current financial year ended on 31st March 2020, SEBI has found some irregularities in the filing made by company. SEBI propose कर रही है ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन कि सर इसकी बुक्स खुलवाओ. देखो 130 आप लास्ट 8 इयर्स की बुक्स खुलवा सकते हो. सीजी ने उससे ज्यादा मेंटेन करने का ऑर्डर दिया है तो उससे पुरानी भी खुल सकती है, पर सीजी का कनेक्शन दिया नहीं. अब आप कौन से फाइनेंशियल ईयर में ऑर्डर दे रहे हो, 31 मार्च 20, इसका मतलब एफवाई कौन सा हुआ 1920, इसमें -8 इयर्स कर दो, वहां तक की खुलवा सकते हैं. तो आंसर क्या हो गया एफवाई 11-12, क्योंकि जिस साल ऑर्डर दिया उसको तो काउंट ही मत करो, उससे पहले चलेंगे ना. गणेश कंपनी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 13. मिस्टर जय डायरेक्टर है, सागर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये काम आएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अभिषेक नॉमिनी डायरेक्टर है, यस होल टाइम डायरेक्टर है. अभिषेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, इसमें देखना चाहता है सब्सिडियरी ऑफ गणेश कंपनी लिमिटेड. देखो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और का आपको इंस्पेक्शन करना है तो 128 कहता है खुद वाली कंपनी का तो कर लो, सब्सिडरी का करना चाहते हो तो पहले होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ने इसके लिए रेजोल्यूशन पास किया हो. Authorization by resolution of board of directors for appointing an auditor other than retiring auditor. कौन सा नोटिस सही है, स्पेशल 140 क्लॉज 4. ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड बाय. गवर्नमेंट कंपनी आती, कैग का कनेक्शन क्लिक होना चाहिए. 139. Which of the
following is the services prohibited to be rendered by auditor of the company. 144 prohibited services. शुरुआत में आ गया डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, ये नहीं दे सकता, दे दी ऑडिटर ने तो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा. फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 139 शैल इंक्लूड एलएलपी 139 में. View of fact that a private company enjoy a number of privileges. Orange Pharma Limited having 20 members is proposing to convert itself into a private limited. Public company private में convert हो रही है, ठीक है. For this purpose, the company needs to alter its AOA by inserting 3 restrictions. Private company की definition में 3 restrictions. Restriction on transfer of shares, maximum members 200. फिर थर्ड, पब्लिक को आप सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते. तो अब आपको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है? ऐसा. और कन्वर्जन है तो किसकी अप्रूवल लेनी है? सीजी की. पर अब इस वजह से जो नेम चेंज होगा पब्लिक टू प्राइवेट, उसके लिए सीजी की अप्रूवल नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तो मिल रखी है. तो ये सारे एमसीक्यू देखो किसके थे? कॉर्पोरेट लॉ के. अब बात करते हैं अदर लॉ. कॉन्ट्रैक्ट टू सेव. आपने अगर मेरी कॉन्ट्रैक्ट की रिवीजन वीडियो देख ली है, सेव वर्ड आते ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्लिक होना चाहिए. 124 सेक्शन नंबर इसके लिए बता रहा हूं ताकि अगर आपने पहले क्लियर नहीं कर रखा तो ये सेक्शन नंबर फिर से देख लेना, वहां से क्लैरिटी हो जाएगी. एस और पी शॉप में गए. एस ने शॉपकीपर से कहा, पी शॉपकीपर सी से कहा पी को गुड्स क्रेडिट पे दे दो. वो नहीं देगा तो मैं हूं ना गारंटी. 126 A contract by which one party promises to save other आते ही indemnity. A guarantee obtained by way of misrepresentation. 142 मिसरिप्रेजेंटेशन से गारंटी ली तो कॉन्ट्रैक्ट है इनवैलिड. वॉइडेबल भी होता अगर ऑप्शन इनवैलिड गिवन नहीं हो, पर इनवैलिड गिवन है तो सीधा इनवैलिड को टिक करो. Mr. Sharad recently shifted from Delhi to Noida. During the shifting of furniture was damaged. Mr. Sharad gave the item to Asian Arts Greater Noida for repair, refabrication and painting. ये तो bailment है. Asian Arts deals in the sale of furniture and repair thereof. It was decided कि whole work lump sum amount of 50,000 में हो जाएगा. फिर वर्कशॉप में आग लग गई. देखो बेलमेंट में ओनरशिप तो ट्रांसफर होती नहीं, तो रिस्क किसकी होगी? बेलर की मानी जाएगी. बेलर बॉन्ड करेगा. अतुल कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिफाई नेहा अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच चिराग में टेक अगेंस्ट नेहा. 125 Neha is called upon to pay the sum of money due to Chirag fails to do so. Advise Chirag on the course of action to be taken as per the provisions of Indian Contract Act. Atul contracts to indemnify Neha. ये कौन बना? इंडेमनिफायर. ये कौन है? इंडेमनिटी होल्डर. ठीक है. अब चिराग अगर नेहा के अगेंस्ट में एक्शन लेगा, चिराग ने कहते हैं इसमें क्या किया? नेहा के अगेंस्ट में एक्शन लिया पर नेहा ने नहीं दिया. ठीक है. क्या चिराग कहते हैं इसमें क्या एक्शन ले सकता है? देखो सिंपल लॉजिक है. चिराग और अतुल दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं हो आप किसको लायबल नहीं कर सकते? इंडेमनिफायर को. इंडेमनिफायर आपको नहीं. तो चिराग केवल किसके अगेंस्ट में सूट फाइल करेगा? नेहा के अगेंस्ट में. पर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा होता तो अतुल के अगेंस्ट में भी कर सकते थे. फाइंडर ऑफ गुड्स फाउंडेशन में कर लिया होगा एज अ बेली. डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. गुड्स डिलीवर विद स्पेसिफिक पर्पस बेलमेंट. Section 148. With respect to contract of bailment, कौन सा स्टेटमेंट देखो क्या पूछा है? इनकरेक्ट. बेलमेंट में कंसिडरेशन नहीं चाहिए. सही बात है. ग्रेचुअस नॉन ग्रेचुअस दोनों है. It involves the delivery of goods from one person to another. ये भी सही है. Bailment of only immovable goods. गलत. गुड्स हमेशा मूवेबल होते हैं. Vishal parks his car at a parking lot, locks it and keeps the keys. Keys अपने साथ ले गया. बेलमेंट नहीं बना क्योंकि उसने पार्किंग लॉट वालों को पोजीशन नहीं दिया. बेलमेंट में पोजीशन ट्रांसफर होना चाहिए, आपने केवल कस्टडी दी है. पॉनी प्लेजी को बोलते हैं. प्लेज
डज नॉट हैव द राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेज्ड फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। जो आपका डेब्ट है, इंटरेस्ट है, एक्सपेंसेस है, परफॉर्मेंस का प्रॉमिस है, उस सब के लिए रोक लो, पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए आप नहीं रोक सकते। ये 173 था। ए हायर से कैरिज फ्रॉम बी, कैरिज अनसेफ है लेकिन बी को इसके बारे में पता नहीं है। हायर्स किराया दे रहा है तो नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। अब चाहे कहते हैं इसमें आपने इसके बारे में जानकारी हासिल की हो नहीं की हो, गलती हमेशा किसकी मानी जाएगी? बेलर की मानी जाएगी। तो आपको फॉल्ट ऑफ गुड्स कहते हैं, इसमें क्या करनी चाहिए थी? बतानी चाहिए थी, वो आपने बताई नहीं, तो ये 150। तो बी रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये बेली है और ये कौन है? बेलर। देखो बारिश आ रही है हमारे तरफ, लाइट चली गई तो जितने हुए उतने हो जाएंगे, वैसे 100 इतने तक तो कर लिए, बाकी खुद कर लेना। डॉट 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 इज वन हु रिप्रेजेंट्स टू बी एन एजेंट, जबकि वास्तव में नहीं है, प्रीटेंडेड एजेंट, आर्टिफिशियल एजेंट। 136 कॉन्ट्रैक्ट। एल मेड एन ऑफर टू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जबकि उसके पास अथॉरिटी नहीं थी। सब्सिक्वेंटली एल ने ऑफर विड्रॉ कर लिया। एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो आप उसे कैंसिल कैसे कर सकते हो? और कंपनी ने उसको रेटिफाई कर दिया तो रेटिफिकेशन वैलिड है। तो एल इज बाउंड बाय ऑफर, एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड कैन नॉट बी विड्रॉन। सी दोनों ही सही है। A is residing in Delhi and has a house in Mumbai. A appoints B by power of attorney. रिटन डॉक्यूमेंट है, कौन सी एजेंसी? एक्सप्रेस एजेंसी। We know the transporter was transporting tomatoes of Avinash from his farm to the market. Due to heavy rain, Vinod was struck for 3 days and thus he sold the tomatoes below the rate in nearby market. देखो 181 कहता है कि अगर बेलर को कहते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए कोई काम करता है तो वो इंप्लाइड एक तरह से एजेंसी है, मतलब एजेंसी बाय नेसेसिटी है, तो फिर वो उसे लायबल कर सकता है क्योंकि बेली के भी पे तो सिर्फ गुड्स डिलीवर करना था, पर टोमेटो किसी और को बेच के आपको बचाया, ये एजेंसी है। तो अविनाश कहते हैं इसमें लॉस क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि विनोद तो उसको बचाने के काम कर रहा है। जैन has appointed Vinita as his agent to sell the garments manufactured by Jain. ठीक है। Vinita due to her personal issues could not work effectively. उसने कांत को अपॉइंट कर दिया। सब एजेंट नॉर्मली आप अपॉइंट नहीं कर सकते। सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में डिफरेंस कैसे पिक करेगा? जो काम एजेंट कर सकता था उसने नहीं किया, किसी और को दिया, सब एजेंट। जो काम एजेंट कर ही नहीं सकता फिर किसी को और को दिया, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। अब ये तो एजेंट भी काम कर सकता था तो सब एजेंट आप अपॉइंट नहीं कर सकते। डेज ऑफ ग्रेस एनआई में 3 डेज। पार्टीज ऑफ एनआई कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, कैंसिलेशंस हो जाएगी, पेमेंट्स हो जाएगी, रिलीज ऑल ऑफ द अबव। वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक 3 मंथ्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बंदे का नाम लिखा हुआ है तो मिया डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं होगी, तो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से ट्रांसफर होगी। A negotiable instrument drawn in favor of minor, favor of minor section 26 valid. As per NI Act, when the day on which a promissory note bill at maturity is a public holiday, instrument shall be deemed to be due on, कौन से दिन होगी? Preceding working day. अगर accidental public holiday होता तो succeeding, और GC Act में जाए section 10 तो succeeding ही होता चाहे वो accidental है या नहीं है। Which of the following is essential character of promissory note? Promissory note में order to pay होना चाहिए, गलत है। Payable to bearer, गलत, क्योंकि वो तो RBI CG bearer promissory note बना सकते हैं। It must be signed by pay, maker के साइन होते हैं, ये तीनों ही गलत, तो बचाइए। Unconditional undertaking. Mr. Ilam issued a check. ओहो, ICA ने इसको omit कर दिया, बढ़िया क्वेश्चन है। Section 138. डेट को समझना, इसने चेक डेटेड क्या था? 2 Feb 2020 गांधी को। डिपॉजिट आपने कब किया? 16 मार्च 2020, विद इन 3 मंथ्स में लगा देना चाहिए। चेक वाज रिटर्न अनपेड ऑन 17 मार्च 2020 बाय बैंक। देखो 17 मार्च 20 को बैंक ने चेक लौटा दिया,
इससे विदिन 30 डेज में आपको नोटिस टू ड्रॉवर देना है। ये पहला बेसिक है। मिस्टर गांधी ने डिमांड की पेमेंट की सेंडिंग नोटिस ऑन 31 मार्च 2020, जो रिसीव कब हुआ 2 अप्रैल 2020। फिर ड्रॉवर को रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ डिसऑनर से 15 डेज में पेमेंट कर देनी चाहिए। नहीं करेगा तो कॉज ऑफ एक्सेलराइज हो जाएगा। अब रिसीव कब हुआ 2 अप्रैल 2020 प्लस 15 कर दो 17 अप्रैल 2020। नहीं की इफ नो पेमेंट तो विदिन 1 मंथ में कंप्लेंट या प्रोसिक्यूशन टू कोर्ट ऑफ एफसीएम और एमएम। तो 15 डेज मतलब 17 अप्रैल प्लस 1 मंथ, तो आंसर सिंपली क्या हो गया 17 मई 2020। फालतू इसको हटा दिया, सही क्वेश्चन था। प्रीएम्बल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी लेजिस्लेशन। प्रीएम्बल क्या करती है, इसको पर्पस एंड ऑब्जेक्ट को बताती है। लॉन्ग टाइटल भी ये करता है, पर प्रीएम्बल मोर कॉम्प्रिहेंसिवली करती है। As per rules of educational institution, every student may come on weekend class. वीक स्टूडेंट के लिए लगाते हैं। Every student shall appear on weekly test. यहाँ may और shall अपनी जगह पर फिट है, तो shall मैंडेटरी, may डायरेक्टरी। तो अटेंडिंग क्लासेस ऑप्शनल है, लेकिन अपीयरिंग टेस्ट मैंडेटरी है। बिल्कुल सही। Which of the following is not an immovable property? इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन दे रखी है जीसी एक्ट में, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी लैंड आ गई, फिर बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड आ जाएगी, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ आ गई, परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ वो भी आ गई, टिम्बर ये नॉट रूटेड विद लैंड, तो ये क्या नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। Where an act of parliament does not expressly specify any particular day as to the day of coming into operation, section 5 GC, then it shall come into operation on the day. Act of parliament है, उसमें आपने डेट बताई नहीं, तो देखो फिर किसकी असेंट, प्रेसिडेंट, और अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता तो गवर्नर जनरल काउंसिल आ जाता। ए As per provision of GC Act, where an act or omission constitute an offence under 2 or more enactment 26, तो offender को either or any of those enactment में पनिश कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका कहते हैं इसमें आया था नवंबर 22 में एमसीक्यू। फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट, ये तो शायद इस बार आया था मई 23 में। फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट आते माइंड में क्लिक होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग आते क्लिक होना चाहिए डीड, और एनी मैटर करके आए तो डॉक्यूमेंट। रूल ऑफ हेडन्स केस, देखो हेडन्स केस को मिस्सीफ रूल भी बोलते हैं। पिक द ऑड वन, ऑड वन का मतलब 3 एक ग्रुप में होंगे और 1 अदर में होंगे। प्रीएम्बल इंटरनल ऐड है, मार्जिनल नोट्स इंटरनल ऐड है, प्रोविजो इंटरनल ऐड है, यूसेज एक्सटर्नल ऐड है। तो ऑड वन कौन सा हो गया, यूसेज। विच रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज एप्लीकेबल, जब रियल है, एपरेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं। कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। लास्ट इंटरनल ऐड दैट मे बी एडेड टू इंक्लूड और एक्सक्लूड समथिंग। इंक्लूड एक्सक्लूड करते ही क्लिक होना चाहिए एक्सप्लेनेशन, और एक्सेप्ट और क्वालिफाई करते ही क्लिक होना चाहिए प्रोविजो। तो ये आपके एमसीक्यू हो गए। अब मेरे को टाइम मिला तो मैं केस स्टडीज और सॉल्व कराऊंगा, तो आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो।